What is climate change? How climate change is related to global warming? What are the implications of climate change on the economy, on the biodiversity, on the livelihood of the people, on the society, on the whole earth overall? With respect to India, there is a rising incidences of disasters we are seeing all around the newspaper. But do all our leaders are sleeping? Here we see landslides, we see the loss of lives of the people, we see livelihood loss. But there is no such guarantee that in the coming year that disaster will be reduced. So do India needs policy change? And if yes, what changes should be there? In today's article, we are going to discuss on all these topics. Hello and welcome you all. Today is 9th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But as you know, with the starting of the discussion, we on the daily basis discuss some ethical terms. एंड आज हमें जो देखना है वो है आपका हेडोनिज्म. टू अंडरस्टैंड दिस टर्म आपको मैं एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास करता हूं. आपने बचपन में अलाउद्दीन और उसकी जादुई चिराग की कहानी जरूर सुनी होगी. उस कहानी में क्या था कि जो आपका अलाउद्दीन है और जब वो जादुई चिराग को रगड़ता है तो उससे एक जादुई जिन निकलता है और क्या बोलता है, बोलो जो हुक्म मेरे आका. तो अलाउद्दीन जो हुक्म उस जादुई जिन को प्रोवाइड करेगा, जादुई जिन उसे पूरा करने का प्रयास करता था. सपोज ये जादुई चिराग आपके हाथ में लग गया, तो फिर आप जब उस जादुई जिन को कमांड दोगे तो क्या कमांड दे सकते हो कि भाई साहब आप हमारे लिए सोने का घर बना दो, हमारे लिए बेहतर से बेहतर घर बना दो, हमारे लिए ये डिजायर पूरी कर दो, वो प्लेजर पूरी कर दो, पूरा दुनिया हमारे कंट्रोल में कर दो. लेट्स से इस प्रकार की कुछ डिजायर्स थी. तो यहां पर मैं आपको ये कंटेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हेडोनिज्म में हम अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करते हैं बाय मिनिमाइजिंग आवर पेन. तो जब आपके डिजायर्स फुलफिल होने लगते हैं, जो आप डिजायर करते हो वो इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती हैं, तो इट इज योर प्लेजर गेटिंग अकम्पलिश्ड. एंड ऑल्सो in fulfilling your pleasure your pain gets minimized. So this is the example of hedonism. and further डिटेल की बात करें तो ये जो आपका आइडिया है ये कंसिक्वेंशलिज्म के प्रिंसिपल पर आधारित है. मैं यहां पर फिर से रिपीट नहीं करने वाला. कंसिक्वेंशलिज्म को आपको लेक्चर्स को सुनना है जो हमने डिस्कस किया कंसिक्वेंशलिज्म के बारे में, तो आप उससे ज्यादा तरीके से रिलेट कर पाओगे. अब हम प्लेजर की जब बात करते हैं तो जो प्लेजर है वो आपके गुड भी हो सकते हैं या फिर बैड भी तो हो सकते हैं. जैसे किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है, शराब पीकर वो प्लेजर महसूस करता है, तो एज पर दिस प्रिंसिपल वो एक्शन उस व्यक्ति के लिए सही है बिकॉज वो सारे एक्शन जो प्लेजर को मजबूत करते हैं, पेन को कम करते हैं, वो एक्शन सही है. उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का सेक्सुअल डिजायर है, उसको वो फुलफिल करना है,
तो वो भी हेडोनिज्म के अंतर्गत सही माना जाता है। लेकिन हेडोनिज्म के अंतर्गत सिर्फ ये मतलब नहीं निकलता कि आपके बैड प्लेजर्स ही फुलफिल होते हैं तो आप जो है प्लेजर महसूस करते हैं। इट कैन बी योर गुड एक्शन। हो सकता है आप किसी की मदद करते हो और आपको उसे मदद करने में प्लेजर महसूस होता होगा, तो ये भी आपका हेडोनिज्म का एग्जाम्पल है। आप अच्छे बुक रीड करते हो और इससे आपको प्लेजर मिलता है, तो ये भी आपका हेडोनिज्म का एग्जाम्पल है। तो हेडोनिज्म में एक सिंपल कंसेप्ट मैं अगर बताऊं तो इट इज जस्ट कि आपका प्लेजर मैक्सिमाइज होगा एंड पेन मिनिमाइज होगा। यहां पर जो आपका डायग्राम मैंने इनकॉर्पोरेट किया है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल दीज। एंड रिमेंबर, when we talk about pleasure, it does not only includes bad pleasure or only includes good pleasure. It is a combination of both. It can include both dimension as well. एग्जाम्पल हमने ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। एक सिंपल आइडिया मैं आपको एग्जाम्पल को फाइंड आउट करने का बताता हूं कि आपके जीवन में ऑन द डेली बेसिस न्यूमरस इंसिडेंट्स होते हैं, और उस न्यूमरस इंसिडेंट से आप अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स निकाल सकते हो और अपने केस स्टडी में भी यूज कर सकते हो। अपने थिंकिंग डायमेंशन को बढ़ाने का एक अटूट रास्ता है ये। बिकॉज जो चीजें आपने एक्सपीरियंस किया, उस चीजों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी गहराई तक होती है, तो उसको समझने में दुविधा नहीं आती है। अगर मैं फिलोसॉफिकल लेक्चर आपको देने लगूं तो आपको वो चीजें वैसे भी समझ में नहीं आएंगी। दैट्स वाई माई प्रायोरिटी, माई एम इज टू क्लियर योर कंसेप्ट बाय गिविंग द रिलेटेड एग्जाम्पल with your life. So hope you understood. Now we shift our focus to our editorial discussion. Today हमें दो महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करना है। पहला, जो मैंने आपको शुरुआत में कंटेक्स्ट बताया कि जो आपका इंसिडेंट्स देखने को मिलता है भारत में, फ्लडिंग जैसे इंसिडेंट्स एंड साइक्लोन रिलेटेड इंसिडेंट्स, तो डिजास्टर बढ़ती जा रही है। बट क्या डिजास्टर आने वाले समय में कम हो सकता है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट ये जरूर हो सकता है कि हम उसके इम्पैक्ट को कम कर सके। कैसे इम्पैक्ट को कम किया जाएगा? पॉलिसी, बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इनोवेटिव पॉलिसी लाने की जरूरत है। तो इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एज वेल। जो दूसरा आर्टिकल है आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। अगर सिंपल भाषा में कहें तो आज जो आप लैपटॉप यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, उसका बेस पिलर क्या है? उसका बेस पिलर है आपका सेमीकंडक्टर, बिकॉज द चिप्स दैट गेट्स इंसर्टेड इन योर डिवाइस, it is actually based on semiconductor. That's the relevance of semiconductor, and that's why many countries including India are focusing on semiconductor revolution, so that the supply chain of semiconductor gets ensured. And in the coming future there is an era of semiconductor, there is an era of chips. So understanding the relevance in today's time, there is a necessity कि भारत इस दिशा में आगे बढ़े, लीड करे। तो हम कुछ देखेंगे इस कंटेक्स्ट में। So we have discussed all these two contexts. Now we move to the discussion. The first article will be covered under GS paper 3. So one basic question: which session is currently going on? Yes, मानसून सीजन। मानसून सीजन में क्या होता है? हैवी रेनफॉल इन इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल वी हैव लार्ज स्केल डिवास्टेशन वी सी इन टर्म्स ऑफ फ्लडिंग। जैसे आपका असम में फ्लडिंग जैसी सिचुएशन आ गई,
उसी प्रकार से नॉर्थ इंडिया में फ्लडिंग जैसी सिचुएशन लाइक दिल्ली में भी फ्लडिंग की कंडीशंस बन रही थी। एंड इतना ही नहीं, हमारा जो देश है वो कोस्टल बॉर्डर को भी शेयर करता है। एंड एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जब हम कोस्टल बॉर्डर की बात करते हैं तो देयर इज ए बे ऑफ बंगाल, देयर इज अरेबियन सी, एंड दीज आर ओशियनिक वाटर, एंड इन द ओशियनिक वाटर देयर इज ए हाई चांसेस कि साइक्लोन जैसी घटना होती है। एंड दीज साइक्लोन्स आर बेसिकली डिजास्टर। तो अभी हाल ही में जो बिपरजॉय साइक्लोन आया, आपने देखा कि कितनी ज्यादा तबाही वो लेकर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लॉस ऑफ पीपल, बहुत सारी सिचुएशंस, ये सब घटनाएं इम्पैक्ट करती हैं व्यक्ति के जीवन को। तो दीज ऑल इंसिडेंट्स इज बेसिकली अ मैटर ऑफ कंसर्न स्पेशली फॉर द पॉलिसी मेकर्स कि हमें पॉलिसी डिजाइन करने पड़ेंगे सो दैट हम एड्रेस कर सके इन चैलेंजेस को। लेकिन एक डिजास्टर जिसकी बात करना तो मैं भूल ही गया, वो है कि जब मॉनसून सीजन खत्म होता है तब पोस्ट मॉनसून एक डिजास्टर इंतजार कर रहा होता है। वो कौन सा है? यस, कॉमन वाटर एंड वेक्टर बोर्न डिजीज। बिकॉज ये जो डेंगू है या फिर कॉलेरा है या फिर डाइसेंट्री है या लेप्टोस्पिरोसिस है, दिस ऑल डिजीज आर मोस्टली वाटर बोर्न, एंड दिस पीरियड, this climatic condition are favorable for the growth of these disease। बट जो इम्पैक्ट होता है इन डिजीज का वो डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंटली हो सकता है। जैसे रूरल एरियाज की बात करें और अर्बन एरियाज की बात करें तो डेंगू जैसे कंडीशंस रूरल एरियाज में कम बट अर्बन एरियाज में ज़्यादा दिखते हैं। विद इन अर्बन एरिया there is also differences, like in the less developed parts of the city like slums and urban settlement colony, there is a high chances for the spread of these disease because the people in this region faces poverty, informal work and lack of social security। तो इस आर्टिकल में फोकस यही है कि किस प्रकार से हम इन लेस अर्बन हाउसहोल्ड के रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सके और इनको डिजीज वल्नरेबिलिटी से बचा सके। एंड ऑल्सो देयर इज ए फाइंडिंग ऑन डिजीज वल्नरेबिलिटी, एंड दिस स्टडी हाईलाइट्स टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, कि इन डिजीज का जो इम्पैक्ट है अर्बन हाउस होल्ड पर वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रूरल काउंटर पार्ट्स, एंड पीपल सफ़र मोर फ्रॉम मलेरिया इवन डेंगू केसेस। दिल्ली का केस ले लो या फिर अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक पटना, तो यहाँ पर डेंगू के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, जबकि रूरल एरियाज में जाओगे तो काफ़ी कम केसेस हमें डेंगू को मिलते हैं। दूसरा जो फाइंडिंग है वो ये कि वैसे रीजन which are climatically high and moderately high vulnerable states, these all are in high cases to suffer from malaria। What does it indicate? We have to focus on strengthening the disease control program specifically in urban household। We have to dedicate the policy towards this as a priority basis। So, to address all the challenges, what we need to do? We need to rebuild our healthcare system, because if we want to control the spread of this disease, there is a requirement कि हम systematic and coordinated effort करें, not only between the teams, within the teams, but also between the state। इस बात को भी समझना है, बिकॉज ये जो वायरल डिजीज है या फिर वाटर बोर्न डिजीज है, दीज आर इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसा नहीं होगा कि बीमारी अगर एक राज्य में ज़्यादा डोमिनेट कर रही है तो दूसरे राज्य में नहीं जा सकती। क्यों? बिकॉज वी हैव हाई इंटर स्टेट माइग्रेशन।
तो डिजीज कैरियर हो जाते हैं पीपल, एंड बिकॉज ऑफ दैट अदर रीजन्स ऑल्सो गेट इफेक्टेड। जैसे कोविड-19 का केस हमने देखा ना, इस प्रकार से इन्फेक्शन फ्रॉम वन रीजन spreaded to other region, even it got spreaded in rural areas as well. This is similar scenario. And also there is unpredictable and extreme climatic events are rising. Therefore there is a need कि सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये होना चाहिए कि हमारा जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करे, उसकी रेजिलेंसी को मजबूत करे, उसको क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी या फिर डिजीज वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करने में सक्षम बनाए। क्योंकि जब हम रेजिलेंट हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब जब कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तैयार रहे और उस क्राइसिस से लड़ने के लिए तैयार रहे। एंड अगर कुछ चेंज की बात हो तो वो इंस्टीट्यूशन चेंज होने के लिए भी तैयार रहे, अडॉप्ट होने के लिए भी तैयार रहे। दैट्स द कोर वैल्यू ऑफ रेजिलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। बट देयर इज a constraint in dealing with the strengthening of public health care system। जैसे ये जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उनके कंट्रोल में रहता है। वो इन सब हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। बट डू यू नो देयर इज ए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अमंग द लोकल बॉडी, अमंग द अर्बन लोकल बॉडी। इनके पास तो टैक्सेशन का भी अधिकार नहीं होता है। दैट्स वाई इनके पास पैसे की कमी होती है। तो जब पैसे की कमी होगी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कैसे कर पाएंगे? हमें जो मशीनरी की जरूरत होगी, हमें जो डॉक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। देयर इज ए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड टू डील विथ वी नीड टू मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो मैंने आपको बताया देयर इज वेरी लिमिटेड एबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडी in generating revenue that impedes the progress of various schemes that runs at local level. One of the example is your National Urban Health Mission. So what the solution for what? One of the solution is that we should create a special fund from a statutory institution like the Finance Commission। यानी कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर दे कि एक स्पेशल फंड क्रिएट किया जाएगा और ये फंड बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए खर्च किए जाएंगे, एज वेल एज टू मेक रेजिलेंट अबाउट द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्पेसिफिकली फॉर द वल्नरेबल अर्बन एरियाज। तो ये जो फंड है वो वल्नरेबल अर्बन एरियाज पर ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा फोकस होगा ताकि ये जो वल्नरेबल अर्बन एरिया है वो इन बीमारियों से निपट पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि these households, these area are less attracted to government policy, to government funds, but we need to shift our policy, we need to focus on these area। And we have already seen the COVID-19 experience, and it also tells us that the health governance is very complex scenario। It requires coordination, it requires cooperation within the team, within the state, and overall at a all India level। But COVID-19 has shown that we failed in ensuring coordination। That's why there was very high number of death incidents, and also there is a dominance of private sector in the healthcare, and that's why out of pocket expenditure is very much high among the people। That's why we should need to strengthen our health monitoring mechanism, ताकि अगर फिर से कोविड-19 जैसी घटनाएं आती हैं तो उससे हम डील कर सके। नॉट ओनली दैट, there should be integrated disease surveillance program that needs to be universalized, and we should make it comprehensive and more stronger।
एंड ऑल्सो देर इज न्यू कंसेप्ट इमर्जिंग हियर कि जैसे हमें पता है कि जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर में पीपल काम करते हैं या फिर जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली इन द हेल्थ केयर लोग काम करते हैं, तो उनका भी एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेशन करना जरूरी होगा. तो देयर इज ए सॉल्यूशन कि वी कैन बिल्ड अप पब्लिक हेल्थ कैडर सो दैट वेरियस डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में इनको इंटीग्रेट किया जा सके एंड अर्बन एरियाज में ये अगर कोई हेल्थ कंसर्न्स आते हैं तो उसको एड्रेस कर सके. तो दैट्स public healthcare cadre will help in addressing shortage of adequately trained workforce in health and allied area. And in the conclusion, we understand that India is a resource constrained country. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बट दैट डजेंट मीन कि हम इफ़िशियंट तरीके से खर्च ना करें, हम इफ़िशियंट तरीके से मैनेज करना ना सीखें. दैट्स बिगेस्ट रॉन्ग डूइंग दैट वी कैन डू. तो हमें अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेहतर तरीके से इन द प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट. दैट इज द कोर ऑफ द आर्टिकल. So hope you understood these articles. Now shifting focus to our next editorial discussion that will be covered under GS paper 3, and that topic tells about the semiconductor relevance. We have already told you कि जो आपका सेमीकंडक्टर है ये आने वाले समय में एक प्रकार से रिवॉल्यूशन होने वाला है, बिकॉज इसकी नीड आपको हर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिलती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाइए आप, या फिर आपका कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड इवन नाउ मिनी लैपटॉप्स, इन सब जगहों पर क्या यूज होता है आपका चिप्स, प्रोसेसर. दीज चिप्स एंड प्रोसेसर्स आर एक्चुअली मेड फ्रॉम द सेमीकंडक्टर. That's why various nations, specifically developed countries like UK, US, they are focusing on strengthening their supply chain in the field of semiconductor, and also India understand the opportunity. That's why India is also trying to harness the potential of semiconductor, and India is more focusing on establishing semiconductor manufacturing hub, and we have seen in recent initiatives of our government. So does everything is going well in India with respect to semiconductor manufacturing? That's not. Why? Because even India launches various policy and initiatives. There is one important issue that lacks every action, that is your implementation. So what to do to strengthen the implementation of policy related to the semiconductor that India is focusing on? Well, the article says we have to learn from the US CHIPS Act. The US CHIPS Act stands for Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductor and Science Act, and this was passed in 2022. And this act specifically authorizes $52.7 billion over 5 years to boost American competitiveness, innovation, and national security in semiconductor. So India is also doing that, but the policy implementation pattern differs between US and India. तो कहा जाता है कि अगर कोई कंट्री बेटर इम्प्लीमेंट कर रहा है तो हम उनके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को समझकर हम अपने देश पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सफल देश है और जो आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी होगा वो मोर बेटर हो सकता है. तो क्यों ना हम उनके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी से कुछ सीखें, लर्न करें और उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करें. दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द चिप्स एक्ट ऑफ यूएसए. बेसिकली जो चिप्स एक्ट है आपका, मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सब पर फोकस करता है, एंड
सेमीकंडक्टर में इनोवेशन लाने की बात करता है। एंड इसके लिए लगभग आपका $52.7 बिलियन खर्च किए जाएंगे 5 ईयर्स में। लेकिन आप चीज़ें समझने की कोशिश करना, ये जो आपका $52.7 बिलियन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्कीम पर लगा दिया गया है और एक ही मिनिस्ट्री इसको रन करेगी। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज द मोर कोऑर्डिनेशन between the ministry and departments and various arms of government will be there, the better will be the implementation of this policy. So 4 lessons to learn so that इंडिया में जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी भारत पालन कर रहा है उसको और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करे। और इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेवरल आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो आपका $52.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा, इसका डिवीजन है। इसके डिवीजन को समझना जरूरी है बिकॉज भारत में इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी तो भारत में भी पॉलिसी के सक्सेस होने के पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न यू ऑल्सो नो दैट भारत में पॉलिसी तो लॉन्च कर दी जाती है, स्कीम लॉन्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जब स्कीम के सफलता की बात आती है तो भारत काफी पीछे रह जाता है। वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्ट। तो देयर आर 4 सेपरेट फंड्स क्रिएट किए गए फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट। द फर्स्ट विल डील विथ $50 billion investment will be done by Department of Commerce, and that investment will focus on accelerating semiconductor manufacturing and research. Furthermore, the Department of Defense will invest $2 billion for defense unique technology. Furthermore, Department of State will invest $0.5 billion to coordinate with foreign partners on semiconductor supply chain security. Furthermore, National Science Foundation will invest $0.2 billion to promote the growth of semiconductor workforce. What I am trying to say that look at the demarcation, look at the division of funds that has been done either ministry wise or either category wise. So one of the fund will promote defense unique technology. अब इंडिया में बात करो तो इंडिया में डिफेंस कंसर्न है कि नहीं, तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं डिफेंस के फील्ड में किस प्रकार से हम सेमीकंडक्टर को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारी कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाए। तो ये आइडिया मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि जो भी फंड एलोकेट हुए एक ही मिनिस्ट्री के पास, लाइक इन इंडिया वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे फंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर इन्हीं के पास है। और एक इंडिपेंडेंट डिवीजन दैट इज योर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जो आपका सेमीकंडक्टर के ग्रोथ उसके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा। तो ये भी आपका किसके अंतर्गत सेटअप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ही अंतर्गत। तो एक तो ये बात हो गई जहां पर एक ही मिनिस्ट्री सारी चीज हैंडल कर रहे हैं। लेकिन यूएस के चिप्स एक्ट में क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट मिनिस्ट्री फुलफिल कर रहे हैं और उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं तो जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, विच इज एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मैती, तो ये चिप डिजाइनिंग करेगा, तो ये भी इन्हीं के अंतर्गत है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन बिटवीन यूएस एंड इंडिया। एंड फर्दरमोर जो यूएस की चिप्स एक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कि एक नोडल एजेंसी होगा दैट इज योर नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर, और इसको क्रिएट किया गया है ताकि हम कोलैबोरेट कर सके इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी कमी है। कमी ये है कि इंडस्ट्री लेट से कुछ अलग टाइप की डिमांड करता है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट ट्रेनिंग देते। तो स्टूडेंट जब बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तो इंडस्ट्री में वो फिट नहीं हो पाते बिकॉज इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि देयर इज ए लैक ऑफ कोलैबोरेशन। इंडस्ट्री ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
ये डिमांड को नहीं रख सका, एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने इंडस्ट्रियल डिमांड्स को नहीं समझ सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि आइडिया का शेयर नहीं हुआ। So that's why there is a lack of collaboration. But in US, there is a perfect collaboration between industry and educational institution. That's why जो डिमांड है इंडस्ट्री की वो फुलफिल की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। एंड इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में वर्क फोर्स की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग वर्क फोर्स की तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकलने वाले हैं, बिकॉज वन ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ students that gets into engineering. So नंबर की कमी नहीं है, बट क्वालिटी की कमी है क्या? बिल्कुल क्वालिटी की डेफिनेटली कमी है। तो ये कोलैबोरेशन को बढ़ाने की जरूरत है एंड इस मुद्दे को मिनिस्ट्री अंडरस्टैंड करती है, इंडियन गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है। दैट वाई मैती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बिगन ए चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम which aims to collaborate over 100 university and colleges to support quality training program. We are not talking quantity, we are talking about quality training program. So ये जरूर इंश्योर होना चाहिए कि हम क्वालिटी पर फोकस करें। एक और मैं इश्यू आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जो आपका डिजाइनर तैयार किए जाते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और द कॉलेजेस, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डिजाइनर्स को, चिप डिजाइनर्स को तैयार करते हैं, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर प्राइवेट चिप डिजाइनर्स अच्छे क्वालिटी के वर्कफोर्स को तैयार करते हैं बाय हैविंग गुड प्रोग्राम्स। कभी कभी जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेज वो भी अच्छे चिप डिजाइनर्स को तैयार करते हैं बाय हैविंग गुड प्रोग्राम। तो क्यों ना यूनिवर्सिटी के जो भी गुड प्रोग्राम्स है दैट डील्स विद द चिप डिजाइनिंग, या फिर जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो चिप डिजाइनिंग के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके जो अच्छे प्रोग्राम्स है उनको उठाया जाए और उनको उठाकर हम नेशनल लेवल पर उनको सर्टिफाई करने का प्रयास करें कि हाँ ये प्रोग्राम आपका अच्छा है तो हम सर्टिफाई करते, ताकि अदर इंस्टीट्यूशन, अदर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम्स को आधार मानकर अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर डिजाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सके। तो ऐसे में इनका डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज दिस डिमांड्स विल बी बेस्ड ऑन मार्केट ओरिएंटेड, विल बी बेस्ड ऑन industry oriented. That's why it is also important thing to understand. Hence there is also an accountability issue in India. अगर हम यूएस के चिप्स एक्ट की बात करें तो देयर इज ए चिप्स प्रोग्राम ऑफिस दैट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल विएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड इतना ही नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स हायर करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग डायरेक्टर हायर करते हैं, सो दैट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट आए इन दिस सेक्टर। बट इंडिया में इन सब चीज़ों की कमी है। क्यों कमी है? बिकॉज भारत में ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है। दैट्स वाई एक सजेशन है कि गवर्नमेंट को रेगुलर मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिश करना चाहिए ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, कि वो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम में क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनमें कॉन्फिडेंस आ सके। कोई भी इन्वेस्टर बाहर का हो या प्राइवेट का हो, अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करना चाहता है तो उसका बेस क्या होगा कि हमें ये आश्वासन हो कि हमें आने वाले समय में कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े और एक ट्रांसपेरेंसी हो पॉलिसी में। तो ये चीज़ होती है। आप कहीं रूम रेंट पर लेने जाते हो तो देखते हो ना कि आसपास की क्या सिक्योरिटी है, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करेगा वो लोकेशन। तो इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी तो कंपनी भी खोजेगी ना, क्योंकि उसका तो और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। दैट इज द कोर इश्यू। तो कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में एक बात और निकल कर आती है कि देखिए, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसके डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। वन ऑफ द डायमेंशन इज सेमीकंडक्टर पैकेजिंग। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को समझना जरूरी है। जैसे आप लैपटॉप को कभी ओपन करके देखे होंगे तो उसमें एक मदरबोर्ड होता है।
मदरबोर्ड में आपका चिप लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है। तो प्रोसेसर के हिस्ट्री की बात करें तो ये प्रोसेसर पहले काफ़ी बड़े साइज का होता था, लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन हुआ इसकी साइज कम होती गई और एफिशिएंसी भी बढ़ते चली गई। अब ये ऐसा हो क्यों पाया? इट वॉज ऑल बिकॉज इनोवेशन के माध्यम से हमने साइज कम करके कुछ ऐसे मटेरियल्स एंड डिज़ाइन ऐड करते चले गए जो कम स्पेस की रिक्वायरमेंट रखता हो और साथ ही साथ इफिशियंसी भी हमें प्रोवाइड करता हो। जैसे पहले इतना बड़ा चिप होता था, अब इतना सा चिप हो गया। कैसे? तो लेट्स से कि एक आइटम यहाँ पर लगा, दूसरा आइटम हो सकता है वर्टिकली हमने लगा दिया। पहले क्या होता था, एक आइटम हमने यहाँ पर फिट किया, दूसरा यहाँ, तीसरा है। अभी क्या है, एक आइटम यहाँ पर, उसी के वर्टिकली हमने दूसरा आइटम लगा दिया। ट्रांजिस्टर पहले बड़े साइज का होता था, उसको छोटा कर दिया। ऑल दीज इज योर पैकेजिंग, कि हम कितना इनोवेटिव तरीके से पैकेजिंग करते हैं ताकि साइज कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। एंड दैट्स द फील्ड जिस पर भारत को फोकस करने की जरूरत है, जहां पर अभी भारत पीछे है। बिकॉज दीज डायमेंशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग फ्यूचर। क्योंकि आप समझो ना, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पहले बड़े बड़े डेस्कटॉप आते थे, है ना, बड़ा बड़ा प्रोसेसर लगा रहता था, लेकिन इनोवेशन हुआ, लैपटॉप आ गया, प्रोसेसर छोटा हो गया। अब और ज्यादा प्रोसेसर छोटा होगा, मिनी लैपटॉप आ रहा है, और ज्यादा छोटा हो रहा है, टैबलेट आ रहा है, और ज्यादा छोटा है, मोबाइल फोन। तो दैट्स द इनोवेशन एंड दैट्स द world progresses, and that's we need to understand, and we have to learn from all these. So in simple words, the CHIPS Act of the US is a useful template for industrial policy in semiconductors, and India can learn from these and can implement in their policy initiative. Nothing matters more in industrial policy than effective implementation. So friends, for now we conclude our discussion. Hope you understood all these articles in detail. We will meet again with next important articles in the coming days. Thank you friends. Thank you very much.